अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ा मोइन। आज प्रोग्राम में हम जिन टॉप स्टोरीज पर बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। बड़ी ईद से पहले बड़ी हलचल, क्या बड़ी रिहाई मुतवक्के है? अमरीकी सरपरस्ती, फ़लस्तीन, इंसानियत की आखिरी सांसें, मौत का जाल बिछ गया। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ी खुशखबरी। तो नाज़रीन, ये है वो तमाम मौज़ूआत जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सलमान आबिद साहब, कॉलम निगार हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं। हमारे साथ शहर क़ाइद कराची से सियासी रहनुमा सायरा बानो मौजूद हैं, जबकि शहर इक़्तिदार से हमारे साथ मज़हर बरलास जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज किन बड़ी ख़बरों पर हम बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहली जो ख़बर है उसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि कप्तान की रिहाई, पार्टी वर्कर की दुहाई और रहनुमाओं की जाली कार्रवाई। तहरीक इंसाफ गैर यकीनी तहरीकों का शिकार, रिहाई, एहतजाज और क़ुव्वत बर्दाश्त से आरी लीडरान का मुक़द्दर क्या? धांधली की धुन में टहलता संबड़ियाल इलेक्शन तहरीक इंसाफ और मरीम नवाज़ की मकबूलियत का नया पैमाना कायम ना कर पाएगा। तो ये है आज का वो इलेक्शन जिसके ऊपर हम बुनियादी तौर पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं मज़हर बरलास साहब की तरफ। बरलास साहब, आप क्या देख रहे हैं कि होने क्या जा रहा है संबड़ियाल PV 52 में? और अगर आप इसका मवाजना पिछली बार के इंतखाब से भी करें तो ज़्यादा कोई बड़ा मार्जिन नहीं था, क्या अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेस कर पाएगी उसको? नहीं, देखिए मनीज़े, पिछले इलेक्शन में और इस इलेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप देखिए कि जब 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन था तो उसमें तो PTI के लोग बेचारे कैंपेन भी नहीं कर पा रहे थे और ना वो कोई जलसा जुलूस कर पा रहे थे, ना कोई रैली निकाल रहे थे, ना कॉर्नर मीटिंग, बल्कि उनके उम्मीदवार तो छुपे हुए थे, उन पे मुकदमात थे। हाँ जी। इसी तरह उनके जो तईद के निंदगान थे, तजवीज़ के निंदगान थे, उन पर भी अरसा हयात तंग था। तो अब गुजारिश ये है कि उस इलेक्शन से तो इस इलेक्शन में बड़ा फ़र्क है। अब तो PTI के लोग जलसे भी कर रहे थे, जुलूस भी निकाल रहे थे, रैलियां भी, नगमे भी चला रहे थे और भरपूर कैंपेन कर रहे थे। ठीक है जी, नहीं तो ये फ़र्क तो आ गया है, बुनियादी फ़र्क। अब दूसरी बात जो है ना, वो मैं एक सीरियस बात करना चाहता हूँ कि मनहसल कौम हम अजीबो गरीब लोग हैं। अजीबो गरीब इसलिए कि धांधली को रोकना बुनियादी तौर पर हुकूमती सरकारी एहलकारों का फ़र्ज़ होता है कि कोई गड़बड़ ना करे। लेकिन यहाँ वतीरा और है, यहाँ बाबा आदम नराला है, यहाँ हुकूमती पार्टी के लोग ही धांधलियों में शामिल हो जाते हैं। अच्छा। सरकारी एहलकारों को मजबूर करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर हम देखिए EVM पर हम क्यों नहीं जाते? हमारी हमसायगी में ईरान में EVM है, इंडिया में EVM है, लाहौर हाई कोर्ट में EVM है। एग्जैक्टली बरलास साहब, ये मामला भी उठाया गया था 2018 में। मैं चाहती हूँ कि सलमान आबिद साहब की तरफ गुफ्तगू को ले जाया जाए। सलमान आबिद साहब, ये जो बात कर रहे हैं ना बरलास साहब कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, आप देखें कि आज एक वीडियो भी गर्दिश करी है सोशल मीडिया पर जिसमें आलिया हमजा ये कह रही हैं कि 2 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिनमें कि पुलिस मौजूद थी, वोटर्स को अंदर नहीं जाने दिया गया। आखिर ये क्या चल रहा है? देखिए, एक है कि होना चाहिए, हमारी ख्वाहिश होती है कि इलेक्शन शफाफ हो, मुनसिफाना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और एक चीज़ होती है कि क्या हो रहा है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री जो है वो कोई बड़ी शानदार नहीं है और हर दौर का जो इलेक्शन है वो एक मुतनाज़ा इलेक्शन के अंदर तब्दील हो जाता है। कुछ हमारी सियासी जो मैच्योरिटी है उसका फुकदान होता है, कुछ हमें इलेक्शन कराने की सलाहियत नहीं आती, कुछ हम इलेक्शन फेयर कराना नहीं चाहते, तो जिसकी वजह से मसाइल आते हैं। अब बात यह है कि एक बाई इलेक्शन की सीट को पकड़कर अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये कहें कि ये पार्टी मकबूल है या गैर मकबूल है, मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादती होगी। एक बात तो ये, और दूसरी बात यह कि हर सीट की अपनी एक लोकल डायनामिक्स भी होती है। उसलिए लोकल डायनामिक्स को जब आप नेशनल डायनामिक्स के साथ जोड़ते हैं तो वो ज़रा मुश्किल बन जाती है। अब तीसरी बात यह है कि इलेक्शन के नताइज जो भी आए किसी ने मानना तो है नहीं, और अपना नैरेटिव पहले से तैयार शुदा होगा। और चौथी बात यह है कि इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में जो खबरें चल रही थी
कि वो ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। जी। अब तो लग ये रहा है कि जिस किस्म के बयानात बानी PTI के सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से वो एहतजाजी तहरीक की कॉल दे रहे हैं और जितना उनके लफ्ज़ों में शिद्दत आ रही है और गुस्सा आ रहा है, अपनी पार्टी के लोगों पर वो निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसने पार्टी के अंदर रहना है उसको इस तहरीक का हिस्सा बनना पड़ेगा, वरना वो ओहदा छोड़ दे। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की रिहाई ईद से पहले कम अज़ कम मुझे तो नज़र नहीं आ रही। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, बयानिए का क्या बनेगा, क्योंकि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज तो आ रहे हैं और हतमी तौर पर कोई भी नाम अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन अगर ये बयानिया दम तोड़ जाता है या कामयाब हो जाता है तो क्या होगा? देखिए मुनीज़े, जो आप बात कर रही हैं, मेरा ख्याल है नाज़रीन को पहले थोड़ी सी मैं 5-6 लाइनों में डेप्थ में जाके समझा दूं। नाज़रीन, आज सियालकोट के हल्के PP 52 में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है जिसकी मुनीज़े बात कर रही है। अच्छा, पोलिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रही थी, जो इस वक्त खत्म हो चुकी है। PP 52 में कुल वोटर की तादाद याद रहे 2,97,185 है, जिनमें 1,57,725 मर्द वोटर्स हैं, जबकि खवातीन वोटर की तादाद 1 लाख तकरीबन 40,000 है। यानी कि टोटल तादाद याद रखिएगा, मैं आपको आगे लेके चलूंगा, 2,97,000 से शुरू कर रहा हूं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने 11 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास, जबकि 38 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दे दिया है। अच्छा, यहां से नून लीग की उम्मीदवार हिना अरशद है, PTI की हिमायत याफ्ता फाखर निशात और पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा साहब मद्दे मुकाबल है। अब याद रहे इंपॉर्टेंट बात, नून लीग के MP अरशद वड़ाइज के इंतकाल के बाद यह नशिस्त खाली हुई थी। जब नून लीग के नशिस्त खाली हुई थी 99.9% जो शख्स जहां से जीता होता है ज़िमनी इंतखाबात में वही जीतता है। और अगर कॉमन सेंस की बात करें, ये कहने का हंगामा हो गया, लड़ाई हो गई, मारकुटाई हो गई, जब एक बंदा नून लीग के MP अरशद वड़ाइज इंतकाल हुआ, उसकी ग्रिप है और उसकी जगह पे ये बची आई, तो ये जीते इसमें तो हैरान कुछ बात अच्छा, ठीक है शहजाद भट्ट साहब, वक्त मुकम्मल हो गया, सायरा जी की तरफ जाना है। लेकिन सायरा जी, आप देखें, शहजाद हुसैन भट्ट साहब तो बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि नून लीग ही जीतेगी, लेकिन ये शायद इस बात को भूल गए हैं कि ज़्यादा बड़ा कोई टारगेट नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उधर उस वक्त तकरीबन 50,000 वोट लिए थे और 8-9 हज़ार की बढ़तरी, कोई खासी बढ़तरी नहीं थी। क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब को पता होगा, वो सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि जिस तरीके से पोलिंग स्टेशन की पोलिंग रुकवा कर अंदर ठप्पे लगाए जा रहे हैं, और उससे पहले 8 फरवरी को जो फॉर्म 47 वजूद में आया, ये मैं नहीं कह रही, हुकूमत में बैठे हुए जो उनके इत्तेहादी हैं, वो हसन मुर्तज़ा साहब, चंद साहब और इन सब के बयानात देखे जाएं। अभी मैं कुछ देख रही थी सोशल मीडिया, तो उन्होंने कहा था कि ये हुकूमत फॉर्म 47 की माहिर है, मगर खैर मुझे उनका बयान भी नहीं अच्छा लगा कि वापस से इकट्ठे बैठ जाएंगे और ये नूरा कश्ती आपको और हमें दिखाएंगे कि ये देखें वापस में आपस से लड़ रहे हैं। तो देखिए, पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन का तस्वुर तो ना था, और अगर कोई ये सोचता है कि भाई अगर कोई जैसे बात होती है कि साफ साफ, वो कभी जिंदगी में मिल नहीं सकता। मैं खुद ये 2024 का इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया और मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। मेरी तो 2-2:30 बजे तक बस हो गई थी और मैं खुदा हाफिज करके अपने घर में आकर बैठ गई थी कि यहाँ पर हो ही नहीं सकता जब से पाकिस्तान बना है। तो भट्ट साहब को कोई खबरें वबरें होंगी, और बाकी हुकूमत में बैठे हुए जिस तरीके से बयानबाजी और ये सारा कुछ हो रहा है, फॉर्म 47 का सहारा भी है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर गो के रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो गैर कानूनी तौर पर अपने ओहदे पे बड़ा जवान है, और जो उन्होंने किया 2-2.5 साल में, यही जीतेंगे। अब जीत हार कोई मानी रखती नहीं है। अब कोई अगर अपने वोट से भी जीते जाएगा तो एक जो फॉर्म 47 का जो कलंक इन्होंने अपने माथे पे वो टीका लगाया है, वो सारी जिंदगी रहेगा, उस पर कोई यकीन करेगा नहीं। ठीक है, बज़ाहिर तो सायरा जी आपकी गुफ्तगू सुनकर ऐसा लग रहा है कि नतीजा जो भी आता है, हमने तो अपने दिल में जो तस्लीम किया हुआ था वही हम मानेंगे। कुछ इस तरह की मुझे वाइब आ रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मज़हर बड़ला साहब, आप हमेशा से कहते आ रहे हैं कि ईद से पहले बड़ी खुशखबरी आएगी। मैं डिबेट ओपन करती हूँ, मगर आपसे आगाज़ चाहूँगी कि क्या कोई खुशखबरी आ जाएगी? अच्छा, बिल्कुल खुशखबरी आएगी, ईद से पहले आएगी खुशखबरी। अभी जो बात जैसे धांधली पे कर रही थी ना सायरा के करीब ही इलेक्शन हुआ है, अभी ज़िमनी इलेक्शन थोड़ा अर्सा पहले सांगड़ के करीब, तो किस तरह लाल मली को वहाँ हराया गया और किस तरह मुझे समझ नहीं आती कि 10 पोलिंग स्टेशनों का रिज़ल्ट 50,000 पहुँचा दिया गया।
कभी किसी ने देखा है पाकिस्तान में कौन से ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं 10 जिनमें 50,000 वोट हो? तो सायरा जी को तो ज़्यादा पता है। सिंध में तो धांधली के और भी नुमाया बड़े ज़ोर ज़बरदस्ती तरीके हैं। वो जब तक हकूमती अहलकार यानी जो मशीनरी है सरकारी वो जानबदारी से नहीं हटती, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो दुरुस्त नहीं हो सकेंगे। हमारी सरकारी मशीनरी को गैर जानबदार होना पड़ेगा और सब लोगों को एक जैसे मौक़ा देने पड़ेंगे, फिर इलेक्शन दुरुस्त होंगे। अब इसका रिज़ल्ट जो भी आता है, पोलिंग ख़त्म हो चुकी है। एक सायरा बानो ने ये जुमला कहा कि अब कोई जीते हारे कोई बात नहीं। नहीं, मैं नहीं समझता जीते हारे। देखिए, हार जो है और जीत जो है फेयर होना चाहिए इलेक्शन। जो भी जीते जो भी हारे उसमें धांधली का अंसर नहीं होना चाहिए, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। Exactly. बदकिस्मती से पाकिस्तान में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल रोक ही नहीं सका, आज तक नहीं रोक सका। इसीलिए हम कहते हैं ईवीएम पे जाओ। कम से कम आप ईवीएम से इससे तो बच सकेंगे ना, ये जो डांग सोटा आप करते हैं पोलिंग स्टेशनों पे। क्या सायरा हम जी। एक सुलझी हुई कौम नहीं बन सकते? सायरा जी इत्तेफाक करती है। देखिए, जब ईवीएम हम भी वहां पर थे, बात हुई थी, उस वक्त बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे, तो हम तो इत्तेहादी थे। हमने कहा था आप इस ईवीएम का जो ट्रायल है वो इन बल्दियाती इलेक्शन पे ले लें। और मजहब अल्लाह साहब, आप असेंबली गए होंगे, असेंबली में आपने देखा होगा कि सामने 2 बोर्ड लगे हुए, येस का और नोस का। तो वो मैं हमेशा पूछती थी कि ये बोर्ड किस लिए। असेंबली में बैठे अरकान उस बोर्ड्स को तो फाल कर ना सके कि हम वोटिंग करें तो हम अपनी सीट पे बैठ के बटन दबा के यस या नो कह सके। हमें वो कहते ना हाँका जाता है, कभी खड़े होते थे, कभी बैठते थे, कभी राइट पे जाते थे, कभी लेफ्ट पे जाते थे, तो उनको हम कहते थे। और उस वक्त यही था। आपने लोगों को यहाँ पर तालीमी मियार देख लें, आप शऊर देख लें। मेरे सांगड़ में बैठी भी क्या कहते हैं मासी फाफुल, वो ईवीएम कैसे इस्तेमाल करेगी? आप पहले लोगों को अवेयरनेस तो दें। हमने यही सजेशन किया था कि आप बड़े शहरों में मोबाइल जहाँ फोन पर तो ये इस्तेमाल चीज़ कर लेती है, वो मोबाइल पे तो सारा कुछ देख लेती है। वो नहीं कर सकती। यहाँ पर तो इलेक्शन में वो बेचारी बूढ़ी खवातीन वो बैलेट पेपर और वो लेके बैठे थे कि अधी कहाँ लगाएं। और आपको पता है कि वो पीपल्स पार्टी ने उनके बचपन से तीर दिखा दिखा के उनको कहीं समझ नहीं आती, जड़ी बुढ़िया ने वो फाड़ के उत्ते वापस ठप्पा लगा देती। ठीक है, तो ठीक पहले है। लोगों को बताया जाए कि जिसको आप चुन रहे हैं ये अगले 5 साल आपके बच्चों के साथ या आपके मुस्तकबिल के साथ क्या करेगा। ये खाम में कि अच्छा वो हमारी शादी पर आ गया, फोत की पर आ गया। हमारे यहाँ तो वोट ऐसे ही होते हैं। ठीक है, लेकिन लोगों को मैनिफेस्टो प्लीज बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। और जहां तक रही ईवीएम लोग यूज कर पाएंगे या नहीं, तो बेनजीर इनकम सपोर्ट से मिलने वाली रकम भी तो मोबाइल फोन पर आती है, उसका शऊर तो नहीं इनको देना पड़ता आवाम को। जब उन्हें वो लेना आता है तो फिर ईवीएम का भी पता होगा। मैं चाहती हूँ कि शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी अपना रोल इसमें प्ले करें। देखिए, उनसे पैसे ले लेते हैं, जो बीच में एजेंट्स होते हैं वो 2,500-3,000 ये बड़ा आलमी है सायरा जी, बड़े अफसोस की बात है कि एजेंटों ने अपने पैसे रखे होते हैं उसमें बीच में। देखो, एजेंट दरअसल इन्हीं हुकूमती अरकान होते हैं। देखिए सायरा, आप जो फरमा रही है ना, और मुनीजे ने जो बात कही है कि रिहाई ईद से कबल, मैं कोई तस्जिया नहीं देना चाहता। मैं आपको 3-4 आर्गूमेंट दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता रोज नैब अहदेदारान से जो मेरी बात हुई है, वो कहते हैं नैब को अभी तक किसी ऐसे मामले में कोई नोटिस वसूल नहीं हुआ जो ईद से पहले इनकी जमानत रिहाई का बाइस बन सके। नैब हुकूमत कहती है पसे पर्दा कोई इंतजाम नहीं है जो मुफाहमत या ज़ेर गौर हो, नो हुकूमत। उसके बाद पीटीआई वकील नईम मैदर पंचोता कह रहे हैं कि किसी किस्म की नरमी कोई है ही नहीं, सब अफवाहें बेबुनियाद है। ये सब लोग यही बात कह रहे हैं। अब चौथी आखिरी बात क्या चल रही है, जो पीटीआई के रहनुमा है और मीडिया तजिया कर रहे हैं ईद से कबल जमानत हो जाएगी। यार कोई आर्गूमेंट है, कोई दलाइल है? और आखिरी बात, इमरान खान कहते हैं मैं जेल से बैठकर सारी चीज को मुनज़्ज़म कर लूंगा। यार जेल का माहौल हमने भी जेलों में विजिट किए हैं, हमने देखी है, इस तरह नहीं होता। हाँ, हो सकता है अगर खान के पास इस जेल की सख्ती में कोई मोकल है ना, तो मोकल के जरिए वो सारी खेड़ कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता। 30 सेकंड्स रह गए हैं। सलमान साहब, आप ऐड करना चाहेंगे? देखिए, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के हवाले से जितनी भी रिफॉर्म्स हुई हैं उन पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका।
अदालती कमीशन बना, उसने 42 के करीब नुकात पेश किए इलेक्शन की धांधलियों के हवाले से या बेज़ाब्तगियों के हवाले से, उस पर अमल नहीं हो सका। और ये इलेक्शन जो है 2013 के बाद फिर 2018 में हुए और फिर 2024 में हुए, और फिर हमने देखे कि हमारी तारीख के सबसे वर्स्ट इलेक्शन भी हुए। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर हमारी सियासी जमातें और हमारे हुक्मरान तबकात, हमारा रियासती निज़ाम अगर एक साफ और शफाफ इलेक्शन कराने की सलाहियत नहीं रखता, तो फिर आप इस सारे सियासी और जमहूरी निज़ाम को क्या नाम देंगे? सब देखिए ना, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी, ठीक है, कि जिस किस्म के इलेक्शन हम करवाते हैं, अगर इनको इलेक्शन कहा जाए तो फिर इससे क्या कैसी जमहूरियत निकलेगी, मुझे बताइए। ठीक है। इसलिए बुनियादी मसला ये है कि एक शफाफियत और मबनी इलेक्शन का निज़ाम इजाज़त करें। जी सर प्लीज। सिर्फ 30 सेकंड। बरलास भाई ने कहा कि जनाब यूं करके इलेक्शन होने चाहिए, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। भाई ने कहा कि शफाफ इंतखाबात, और जब भी सियासतदान इकट्ठे बैठेंगे तो शफाफ होंगे, फिर सरकारी मशीनरी, फिर सरकारी, सब लोग पीछे हट जाएंगे। भट्ट साहब ये बैठे थे 35 रुकनी पार्लिमानी वफद बना था, आप मुझे बताएं उससे क्या निकाल दिया आपने? भट्ट साहब लियाकत चट्टा की वीडियो चलाएं, मुनीज़े लियाकत चट्टा की वीडियो चलाएं। हाँ जी। किस तरह एक इंतजामी अफसर होता है कि उस पर कैसे कैसे प्रेशर थे। सर कुछ इंतजामी अफसरान तो मुस्ताफी भी हो गए, सर कुछ इंतजामी अफसरान तो मुस्ताफी भी हो गए। तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि इंतजामिया पे हुकूमती प्रेशर होता है। जब तक इंतजामिया ठीक नहीं होगी इलेक्शन दुरुस्त हो ही नहीं सकेंगे। ठीक है बरला साहब, आपका भी पॉइंट आ गया, आप सबका आ गया बात, और क्रक्स यही है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है कि इस मुल्क में जब फैसला भी मनपसंद ना आए तो हम मानने से इनकारी होते हैं, और इलेक्शन के नताइज भी पसंद के ना आए तो मानने से इनकारी होते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मुश्किल या आसान ले, चाहे ना चाहे मान ले, इलेक्शन का नतीजा कुछ ही देर में आपके सामने आ जाएगा, बट देखना ये होगा कि उसको मानता कौन है और कौन नहीं मानता। मगर अभी एक ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे, लेकिन बात बहुत अफसोस की है। एक तरफ अमरीकी सरपरस्ती है तो दूसरी तरफ फ़लस्तीन में इंसानियत अपनी आखिरी सांसें ले रही है, मौत का जाल बिछ चुका है। इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि फ़लस्तीन और गज़ा में मौत का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। बड़े बड़े नाम निहाद इंसानियत के अलम बरदार गुंगे बहरे बने बैठे हैं। अमरीकी कंपनियों में इसराइली बमबारी, बर्बरियत और मंगोलों की खूनखारी के नए रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। मासूम बच्चे, माएँ और बुजुर्गों की लाशें अब सिर्फ एक गिनती की हैसियत इख्तियार कर चुकी हैं। क्या ये वही दुनिया है जो शामी बच्चे की समंदर में तैरती लाश पर चीख उठी है, या फिर इंसानियत का मयार अब जालिम की ताकत को देखकर तय किया जाएगा? खैर, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाना चाहूँगी जिसमें कि एक फ़लस्तीनियन एनवॉय यूएन में, जो कि रियाद मंसूर हैं, जब फ़लस्तीनियों पर होने वाली जुल्म की दास्तान बयान कर रहे तो किस तरह से वो आबदीदा हो गए। वीडियो आपने देखी। मैं चाहूँगी कि मजहर बरला साहब आप सबसे पहले इस पर कमेंट करें कि क्या सोई हुई है उम्मत मुस्लिमा? आए रोज़ अमवात में इजाफा होता जा रहा है, नंबर बढ़ता जा रहा है, मगर हम हैं कि उस पर कान नहीं धर रहा है। अच्छा, एक तो आज जाना था सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने रामुल्ला, फ़लस्तीनी जो अथॉरिटी है उसकी दावत पर, जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा के साथ तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, मिस्र के, कतर के और यूएई के वज़ीर ख़ारजा ने जाना था। अब इज़राइल ने उस पर पाबंदी लगाई है। पता नहीं अब ये जाने की हिम्मत करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन एक बात है कि जो मगरबी किनारा है वहाँ 1967 के बाद कोई पहला सऊदी वज़ीर ख़ारजा जिसने जाने का ऐलान किया है। अब आ जाइए ये जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं या यूएन है या फ़लाँ, मैं तो ये जितने जंग अज़ीम दोम के बाद अदारे बने जो आलमी ठेकेदार बने हुए हैं, मैं इन सब को फ्रॉड समझता हूँ, इसलिए कि इन्हें कहीं तो इंसानी हकूक़ याद आ जाते हैं और कहीं ये आंखें बंद कर लेते हैं। अब देखिए कितना जुल्म हो रहा है, पूरा फ़लस्तीन मलबे का ढेर बन गया है, गज़ा में बच्चे बिलक रहे हैं, उनकी आंखों में आस के तारे बुझते जा रहे हैं। और वहाँ मैं देख रहा था एक वीडियो, एक औरत फर्श पे पड़े हुए आटे को इकट्ठा कर रही है। वहाँ जब कोई लंगर तकसीम होता है, कोई खाना तकसीम होता है, तो किस तरह
लाइनें लग जाती हैं और हड़बोंग मचता है। यानी उन्हें भूख का भी सामना है, उन्हें प्यास का भी सामना है, उन्हें दवाइयों का भी सामना है। आप मनीज़े रोज़ शेर पढ़ती हैं, आज हमारा भी शेर सुन लीजिए। इतने भी सफाक मुनाफिक कब दुनिया ने देखे थे, कुत्तों का मुंह चूमने वाले कत्ल करें इंसानों को। वाह वाह वाह। बरला साहब, वो कहते हैं ना कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। यहाँ पर तो सब मिलकर सिर्फ बात करने के लिए बैठे हुए हैं। आप ये कहती हैं पाकिस्तान में फ़लस्तीन का परचम लहराना भी, वो सेनेटर जो है जमात इस्लामी का, उसे क्यों गिरफ्तार कर लिया जाता है? इस हुकूमत को भी चेक करें ना। आप दूसरी मुस्लिम दुनिया पर तो चढ़ दौड़ते हैं। हमें अगले सेगमेंट की तरफ जाना। सायरा जी, आप मुझे ये बताएं कि हमने कुछ दिन पहले जिक्र किया था उस माँ का जिसके 9 बच्चे शहीद हो गए थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि उसका खावंद भी शहीद हो गया एक इस्राएली अटैक में। अभी जितनी भी गुफ्तगू हो रही थी उम्मत मुस्लिमा हम समेत, उम्मत मुस्लिमा का तो जिक्र करते हैं, बाकी अपने मुल्क का तो हम नाम ले लें, हम सबके लिए डूब मरने का मुकाम है। और ये आजमाइश फलस्तीनी मुसलमानों की नहीं है, ये आजमाइश हमारी है कि तमाम कुव्वतें और ताकतें रखते हुए भी हम अपने एक मुसलमान मुल्क, एक इंसानियत उसके लिए उस वक्त पर पहुंच नहीं पाए। और हमारी जैसे वो होती ना कि उम्मीदें क्या हैं यूनाइटेड नेशन से, ये जो तंजीमें बनी हैं, अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में क्या किया, इराक में क्या किया, हर जगह मतलब जहां पर आप ये खून गर्दी, दहशत गर्दी, कत्ल गारत देखेंगे, वहां पर इन तमाम यूरोपीय ममालिक और अमेरिका की फौजें और इनका कदम आगे होता है। हम लोग कहाँ पर हैं? आप बात करती हैं उम्मत मुसलमान की, मैं कह रही हूँ कि अवाम उसकी जागी हुई है, जो हुक्मरान है वो सत्तू पीकर सोए में। मैं इसमें सबसे पहले अपने मुल्क का जिक्र करूंगी। मैं किसी सऊदी अरब या मैं यूएई या उस तरफ में क्यों जाऊं कि यहाँ पर जैसे बाकी ये फलस्तीन का झंडा लहराना, यहाँ पर सब चाबी वाले खिलौने हैं। आपने भी देखा होगा हमारे उलमा कराम फतवा भी दे रहे थे कि जो जिहाद के लिए जाएगा ये मुफ्ती तकी उस्मानी और इन सब के, उसके बाद एक गुलगुला उठा और KFC और जो उनकी ब्रांड है उनको जलाने का हुआ। क्यों? मतलब मैं तो बहसते अवाम ये सोचती हूँ कि इसका मतलब है कि ये मतलब अपनी मर्जी से जब चाबी दो, जब किसी का कान मरोड़ो, इस किस्म की हरकतें हो। हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका अगर हमने यहाँ पर उनको इतना मुंह तोड़ जवाब दिया हिंदुस्तान को, तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ हमें ये है हमें। और जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि जज्बा ईमानी और ईमान की कुव्वत, तो वो आप खेलों में तो लेकर जा रहे हैं, यहाँ पर हमारा ईमान क्यों कमजोर है? भट्ट साहब बताएं कहाँ है हमारा ईमान? ठीक कह रही हैं सायरा जी, जो आप कह रही हैं अपने दिमाग के साथ, अपने विजन के साथ आप दुरुस्त फरमा रही होंगी। लेकिन सबसे पहले बरलास साहब ने जो बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, सऊदी वजीर खारजा वाली जो इन्होंने बात की है, जी हाँ वो ठीक बात है। असल में सऊदी वजीर खारजा उर्दन पहुंच गए हैं और वहाँ अरब वज़राए खारजा के इजलास में गजा पर जो इसराइली हमलों की रोकथाम के लिए इकदाम है, एक तो ये साइड पे हो रही है। दूसरी साइड पर अगर आप इसराइल की बात करें तो हमास को वो क्लियर धमकी दे चुका है कि गजा के में मगवियों की रिहाई, जो उसके बंदे पड़े हैं वो मेरे बंदे छोड़ दे इसराइल के, वरना मैं तेरे को सफासी से हटा दूंगा। अच्छा, अब तीसरी बात ये है कि मेरे ख्याल के मुताबिक जो मेरी तहकीक है, गजा दुनिया का सबसे ज्यादा भूखा इलाका करार दिया जा चुका है। मतलब अब तो मजाक वाली बात है ना कि आज भी 31 फलस्तीनी और शहीद हो गए, 120 से ज्यादा जख्मी हो गए। लेकिन अगर वजारत सेहत की बात करें ना जो गजा की, वो तो कह रहा है कि 2023 से जारी जंग में 54,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 1,24,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। हाँ, जबकि शहादतों की तादाद इससे ज्यादा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कंपाइल करता हूं बात को सायरा जी, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान जो मुल्क है, यही मुल्क है जो गजा की इमदाद करेगा। ना सऊदिया ने करनी है, ना टर्की ने करनी है। वज़राए खारजा का इजलास हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ही इंशाअल्लाह ताला उठेगा, पहले भारत को शिकस्त देगा और फिर इसराइल की बारी है। सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं कि साबिक इसराइली वज़ीर आज़म जिनका नाम ओहद ओलमर्ट है, हारेट्स में लिखते हैं, जो कि एक इसराइली अखबार है, कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरबराही में एक इस तरह का ये दहशतगर्द गिरोह अपना काम कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, जिसकी नज़ीर आज तक इसराइल के क़याम में आने के बाद से नहीं देखने में आई। तो आप मुझे ये बताएं, उसको तो अपने अंदर से इतनी तनकीद मिल रही है, फिर भी कोई गैरत नहीं, कोई होश के नाखुन नहीं। लेकिन ये जो गैरत होती है
या अखलाकियात होते हैं या असूल होते हैं या कानून होते हैं या आइन होता है, ये तो एक महज़ब मुल्कों के मामलात हैं। ऐसे ममालिक जो ताकत की हुक्मरानी के अंदर नशे में हो, वहाँ ये सब चीज़ें कहाँ मैटर करती हैं। अब जो कुछ वहाँ पर फ़लस्तीन में या गज़ा में हुआ है, ये आलमी ताकतों की नाकामी है, ये आलमी इदारों की नाकामी है, ये उम्मत मुस्लिमा की नाकामी है, ये आप पूरी इंसानियत की नाकामी को कह लें कि हम सवाए मज़म्मत से आगे नहीं बढ़ सके। और ये भी भट्ट साहब ने कहा ना, मैं छोटा था तब से मैं सुन रहा हूँ कि उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी होने वाली है। तो भाई ये कहाँ इकट्ठी होगी? ये सारे के सारी उम्मत मुस्लिमा तो इस वक्त अमेरिका के साथ बैठी हुई है। आप मुझे बताएं, ये सारे अरब कंट्रीज़ कहाँ बैठे हुए हैं? ये किन की कौन सी उम्मत मुस्लिमा की बात करते हैं? हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। आज उम्मत मुस्लिमा के बेशुमार ममालिक भारत के साथ सरमायाकारी कर रहे हैं, भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उन्हें मुसलमानों के इंटरेस्ट से ज़्यादा अपने माशी मफादात पूरे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमें ख्वाबी दुनिया से बाहर निकलना चाहिए। एक बड़ा प्रेशर जो अभी इन्होंने कहा ना कि मुस्लिम दुनिया एक तरफ है, मुस्लिम हुक्मरान एक तरफ है। अब ये मुस्लिम दुनिया जो है वही एक उम्मीद का पहलू पैदा हो सकती है जो मुस्लिम हुक्मरानों पर भी प्रेशर डालेगी और आलमी ताकतों पर भी प्रेशर डालेगी कि भाई इस तरीके से निज़ाम नहीं चल सकते। आप देखिए ना, सारे के सारे जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई, बच्चों को मारा गया, बूढ़ों को मारा गया, स्कूलों के अंदर वहाँ पे अपना धमाके किए गए, अस्पतालों में धमाके किए गए, ना आपने किसी को बख्शा, ना किसी के साथ कोई रियायत, और उसके ऊपर फिर अफसोस भी नहीं है। अच्छा। यानी उसके ऊपर फिर बाकायदा डटाई है कि हम बाकायदा इसराइल के साथ खड़े हैं और इसराइल की पुष्पनाही करेंगे, इसराइल हमारा पार्टनर है। तो जब अमेरिका इस तरह की बात करेगा तो फिर वहाँ पर ये सारे ममालिक जो हमारे उम्मत मुस्लिमा के हैं, ये क्यों नहीं बात करते अमेरिका के साथ, ये क्यों नहीं बात करते बड़ी ताकतों के साथ? और ये जो OIC हमने बनाई थी, ये जो क्लब हमने बनाया OIC का, ये किस लिए बनाया था? सलमान इसलिए बना, इससे क्या नतीजा निकाला आज तक? ब्रेक की तरफ जाना है। एक तरफ आप इशारा करें अमेरिका की तरफ, अमेरिका के साथ बनने वाले इत्तेहाद की तरफ, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इसराइल जो ये समझता था कि उसके इत्तेहादी ममालिक उसके साथ है, वहाँ से भी उसे क्रिटिसिज्म मिल रहा है, जिसमें कि कनाडा मौजूद है, जर्मनी है, बरतानिया है, फ्रांस है। अब तो हमें सभी इसराइल पर तनकीद करते नजर आते हैं, लेकिन ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। मौत का एक दिन मुकर्रर है, लेकिन फिर नींद रात भर क्यों नहीं आती जब इस तरह की तकालीफ और इस तरह की बर्बरियत का मुजाहरा हम आए रोज इसराइल में देखेंगे? तो मैं नहीं जानती कि हम किस तरह पुरअमन तरीके से अपने बिस्तर में सो सकेंगे। क्या हमारा ज़मीर इस पर मलामत नहीं करता? एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे और फिर बात करेंगे। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ी खुशखबरी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जिस तरह के आप जानते हैं कि बजट आने वाला है और उससे पहले बजट को लेकर बहुत से अंदाजे लगाए जा रहे हैं। एक अंदाज़ा ये भी है कि शायद कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, रिलीफ मिलने वाला है। इसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि तनख्वाहदार तबके की तजवीज़ करदा टैक्स स्लैब्स में कमी का मुकम्मल तयन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन FBR ने पहले स्लैब यानी सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक आमदनी वाले अफराद पर सिर्फ 1% टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है, जो कि मौजूदा 5% की शरह से कम है। क्या पाकिस्तान सिर्फ टैक्स की शरह बढ़ाकर या कम करके कोई काबिल ज़िक्र रिलीफ दे सकता है, या फिर हमें पायदार तरक्की और आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ और करना होगा? तो मैं चाहती हूँ कि मज़हर बरला साहब आप बताएं कि बजट से पहले क्या इस तरह की कोई भी बात की तवक्को रखना या एक्सपेक्ट करना कि आवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है, कोई खुशखबरी होगी, क्या ये तवक्को लगा ली जाए? देखिए मुनीज़, आपके सवाल में 2 सवाल छुपे हुए हैं। पहले तो तनख्वाहदार तबका जो बेचारा मज़लूम तबका है। मज़लूम मैं इसलिए कहता हूँ कि टैक्स भी वो बेचारे देते हैं, वो टैक्स चोरी नहीं करते। बाकी लोग तो यहाँ टैक्स चोरी भी करते हैं। जब पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान अलग हुआ और मगरबी पाकिस्तान, तो भुट्टो ने इक़्तिदार संभालते ही कहा कि जो 17 ग्रेड में अफसर आएगा उसकी तनख्वाह, बेसिक तनख्वाह 1 तोला सोना के बराबर होगी। आज मुझे बताइए कि जो 17 ग्रेड में अफसरान भर्ती होते हैं उन बेचारों की तो आधे तोले से भी कम है बेसिक पे। तो यहाँ जितने मसाइल हैं, जितनी महंगाई है, उसके मुताबिक लोगों को तनख्वाहें नहीं दी जाती। अब दूसरी जो बात है उसमें देखिए, हम क्यों टैक्सों की भरमार करते हैं? हम सनत की तरफ नहीं जाते, हम ज़राअत की तरफ नहीं जाते, हमारी ज़राअत पे कोई तवज्जो नहीं। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और रीढ़ की हड्डी। कितनी शर्म की बात है कि हमें
हमारे यहाँ दूध जो है वो खालिस नहीं मिलता, ये एक ज़री मुल्क है। हम तो अपने फल दुनिया को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सके, इसी तरह हम इंडस्ट्री नहीं लगा सके। हमारी इंडस्ट्री तो बंद होती जा रही है, पिछले 2-2.5 साल में कितनी इंडस्ट्री बंद हुई है। तो बुनियादी तौर पर हुकूमत की कोई तवज्जो ही नहीं इस तरफ कि हम बेरोज़गारी ख़त्म करें, हम महंगाई ख़त्म करें, हम लोगों के लिए सहूलियात पैदा करें। ठीक है सर, शहजाद भट्ट साहब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, काबिल एहतराम बरलास भाई जो कह रहे हैं वो अपनी जगह पे दुरुस्त होगा, लेकिन सवाल ये है कि जो मेरे ज़राए हैं बजट के हवाले से, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं कर रहा, मेरे बाइतमाद ज़राए ने मुझे जो फिगर दिया मैं आपको कोट कर देता हूँ। 56 से 60 अरब रुपए का रिलीफ मिलने का तनख्वाहदार तबके को खुशखबरी जो है मैं वो दे रहा हूँ। पाकिस्तानी हुकूमत ने फैसला कर लिया है। अब सवाल यह है कि सालाना 6 से 12 लाख रुपए आमदनी पर टैक्स जो है, जैसे मुनीज़ ने भी कहा, 5% से कम करके 1% कर दे। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखें, जो पुराना चल रहा है और वो पिसते जा रहे हैं मुलाजमीन, मैं और बरलास, हम सरकारी मुलाजमीन, हम प्राइवेट मुलाजमीन, जुल्म तो हमारे साथ हो रहा है ना, अशराफिया खा रही है, यहां तक ठीक है। लेकिन अगर कोई वजीर खजाना औरंगजेब ने को अच्छा काम किया है, IMF से अच्छी निगोशिएशन कर ली है, तो यार कभी शाबाश भी दे दो कि यार अगर अच्छा बजट आ रहा है, मुल्क तरक्की करने जा रहा है, तो अल्लाह तेरा शुक्र है यार बरलास साहब, आज कह दो। बातें तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं आप शहजाद हुसैन भट्ट साहब। मैं आपको दाद देना चाहूंगी, पेट्रोल भी की कीमत में भी 1 रुपए का इजाफा हो गया है। सायरा जी भी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करती। सायरा जी क्या कहना चाहती हैं? दाद देना चाहते थे मुसद्दिका जी जी। मतलब कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब वो मुझे हंसी आ रही है। माशाल्लाह आप सब लोग इतने सीनियर हैं। फिर भट्ट साहब, मतलब आप जरूरी थोड़ी है कि हर प्रोग्राम में हम हुकूमत ही की आप साइड लेके बात करें। कौन सा बजट, कौन सा वो, आपने अपनी मुसद्दिका इतलात बताएंगे, मैं भी बताती हूँ। जी जी सायरा जी सुनिएगा, समझ आ रहा तो बताइएगा। यफे बफा जफट चफोर अफो नफे बफन नफा यफा हफे अफा फे की बोली समझ नहीं आ रही सायरा जी, नहीं आ रही। फे की बोली है ना? नहीं आ रही ना? नहीं, तो इसका मतलब है फे की बोली है, इसका मतलब है कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये इसी तरह के है, जब कोई आम बंदा पढ़ेगा तो उसको यही पता, वो पढ़ेंगे और आपको यही समझ आएगी जो आपको मेरे अल्फाज समझ आए। कोई रिलीफ, कोई बजट, कुछ नहीं है। अभी इन्होंने एक नोटिफिकेशन लेके जो लेक्चरर्स, प्रोफेसर, उसातिज़ा होते हैं उनके 25%, मतलब जिस तरह उनको रिलीफ होता है टैक्स में से, उन्होंने यकमुश्त एक दिन नोटिस वापस लिया और उसके बाद उनकी तनख्वाहें कट गई। और जो गरीब इस सोच रहे थे कि चल भाई छोटा जी एक लेला लेके ऐसी कुर्बानी कर लिए, वो उससे भी गए। और जो हमारे वजीर आजम साहब हैं वो कह रहे हैं कि मैं हफ्ते में एक दफा FBR के ऑफिस में बैठता हूँ। मेरे ख्याल में वो इसलिए बैठते हैं कि बताओ इनको और कैसे नचोड़ना है। कभी किसी ने बताया, इन लोगों ने बताया कि ये कितना टैक्स पे करते हैं? यहाँ पर तो बिलावल हाउस की कीमत इन्होंने 40 लाख रुपए लगाई हुई है। मैं 50 लाख रुपए देती हूँ, उनको बोले मुझे दे दें। अपनी ज़राई जमीनों की कीमत क्या लगाई हुई है? तो आम इंसान के लिए कोई नहीं। वो उनके जो इनकलाबी बयानात, अगर भट्ट साहब को याद आ रहे हैं तो वो अपोजिशन की सीटों पर आते हैं, जिस वक्त बोला करते थे कि पेट्रोल महंगा, वजीर आजम चोर, खजाना खाली है तो उसका मतलब है तब भी वजीर आजम चोर। और उस वक्त 2000 का रिलीफ मिलेगा भट्ट साहब, 2000 जिदे तुसी हाजी भी करोगे, बच्चों को पढ़ाओगे भी और फिर पैसे बचा के हुकूमत को टैक्स भी देंगे। बट साहब उससे पहले एक बात आप भी ले लें। सायरा जी ने शायद उन गाड़ियों का जिक्र नहीं किया जो इन ब्यूरोक्रेट्स को दी जा रही थी, नए मॉडल की गाड़ियां, इनफैक्ट उसका इंटीरियर भी मजीद बेहतर करके दी जानी थी। अब आप अपना एक जुमला दें। ठीक कह रही हैं, एक फिक्रा सिर्फ ले लें सायरा बानो, देखें आप 50 लाख रुपए का बिलावल हाउस बाय करने के चक्कर में पड़ रही हैं। इसका मतलब है आप मेरे और बरलास से अलग चीज है। कोई आप अमीर औरत है, आपको क्या मसला फिर इसके मसले में कि बजट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? ये मेरा बरलास मिसाल दी है, मिसाल दी है। कोई आपको आपके पास 50 लाख है ना, फिर जिसके पास 50 लाख नहीं है ना, उसको भी स्टेट की तरफ से वो 50 लाख रुपए वाली गाड़ियां मजीद तजीनो आराइश करके दी जा रही हैं। सलमान आबिद साहब आप काफी खामोश हैं। बुनियादी सी बात है, हुकूमत और अपोजिशन की इस बहस में ना पड़े। सीधी सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होनी चाहिए उसके लिए कोई सीरियस नहीं है और कड़ी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, सख्त की रिफॉर्म्स होनी चाहिए। ताकतवर तबकात को कानून के शिकंजे में लाना चाहिए, ताकतवर तबके से टैक्स लेना चाहिए। आप तो कमज़ोर आदमी से टैक्स लेते हैं, आप तो तनख्वाहदार लोगों से टैक्स लेते हैं, आप तो मिडिल क्लास को ख़त्म कर रहे हैं, आप तो लोअर मिडिल क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। इस वक्त जो भी तनख्वाहदार आदमी है, चाहे वो 22वें ग्रेड का क्यों ना हो,
आमदनी और अखराजात में जो अदम तवाज़न पैदा हो गया इस माशरे के अंदर, उसने पूरे के पूरे सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन की कमर तोड़ के रख दी है। इसका कोई इलाज वजीर खजाना के पास है तो बताइए, इसका कोई इलाज वजीर आजम के पास है तो कोई बताइए, इसका इलाज किसी हुकूमत के पास है तो बताइए। हम तो बैठ के बातें करते हैं और शोबाबाजी करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन जो असल मसला है इकनॉमिक रिफॉर्म्स पाकिस्तान में नहीं हो रही, जिनको शिकंजे में लाना है, जिनको आपने ट्रांसपेरेंट रिफॉर्म्स करके लोगों को रिलीफ देना है। लोगों को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा ना। आपका बहुत शुक्रिया। और शहजाद भट्ट साहब, आपका भी, सायरा जी और मजहर बड़ला साहब, वही बात जो सलमान साहब ने की है कि बैठकर शोबदेबाजी करने तो आ जाते हैं और अपनी जो भी रिफॉर्म्स की जाती हैं उसका ढिंडोरा पीटने आ जाते हैं। ये कह देते हैं कि महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है, लेकिन क्या ये भी देखते हैं कि उसका रिलीफ या उसका असर आम आदमी तक पहुंच रहा है या नहीं? जब पहुंच जाएगा तभी आपको कामयाबी हासिल हो जाएगी, और जब नहीं होगा तो फिर अवाम तो परेशान ही रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।